हेलो स्टूडेंट, हम वापस वैसे अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र, ठीक। क्या बोला है मैंने? आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। एक आता है प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग वो महत्वपूर्ण अंग होगा जहां पर मादा युग्मक का निर्माण हो रहा होगा, ठीक है। पुरुष में जैसे पढ़ा था हमने, ठीक है। दूसरा आता है सहायक अंग। अब देखो, सहायक अंग अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो वो शुक्राणु ले जाने का काम कर रहे थे, लेकिन आप सभी को पता है कि मादा के शरीर पर एक भ्रूण बनता है ना। तो हम यहाँ पर सहायक अंग उन अंगों को कहेंगे, एक तो वो क्या क्या काम कर रहा होगा, अंडाणु को ले जाने का काम करेगा, क्लियर। दूसरा क्या काम करेगा, जहां पर निषेचन की क्रिया होना होगी उस अंग को भी बोलेंगे, और साथ में वहां पर भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया भी होगी, अर्थात भ्रूण का विकास भी वही हो रहा होगा इन सहायक अंग में। और बाद में जो प्रसव क्रिया होगी वो भी कहाँ होगी, सहायक अंग के अंदर। तो यहाँ पर देखो, जो मादा का सहायक अंग है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है पुरुष के, अगर हम पुरुष के साथ कंपेयर करें। क्लियर सबको? बताइए। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा आपने, ठीक है। सहायक अंग हम उन अंगों को कहेंगे। तीसरी आती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां तो कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं। प्राथमिक अंग वो अंग होगा जहां पर मादा युग्मक का निर्माण होगा, जो कि हम क्या कहेंगे, अंडाशय। मादा में क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवरी। सबको क्लियर? सहायक अंग कहां से होंगे? अब यहां से क्या हो गया, अंडाणु बन गया, वो निकल करके सहायक अंग में जाएगा, ठीक है। तो सहायक अंग में पहले आता है अंडवाहिनी। क्लियर? अभी हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। लिख दो चलो, ओविडक्ट। और इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यही जो है वो फैलोपियन ट्यूब भी हम इसको ही कहते हैं। सबको क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब अंडवाहिनी कहां जुड़ जाएगी, गर्भाशय में। क्लियर? गर्भाशय में, यूट्रियस गर्भाशय में जुड़ेगी। गर्भाशय कहां खुलेगा, गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा में खुलेगा, क्लियर, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। क्लियर? गर्भाशय ग्रीवा। और गर्भाशय ग्रीवा आगे चल करके कहां खुलेगी, ये खुलती है योनि में। योनि यानी कि वजाइना, वजाइना, क्लियर। और उसके बाद आपको देखनी है एक बाह्य संरचना, देखोगे आप, बाह्य जनेंद्रियां, जनेंद्रिया, ठीक है। क्लियर? इसके बारे में आप पढ़ोगे, स्त्री में ये सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो, सहायक ग्रंथि में आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है स्तन ग्रंथि। क्लियर? यानी कि मैमेरी ग्लैंड। जल्दी बताओ, ये किस किस को क्लियर हो गया कि आपने ये सब पढ़ना है, क्लियर। और एक होती है बार्थुलिन ग्रंथि भी पाई जाती है, ये भी बताऊंगी कि कहां पर पाई जाती है, बार्थुलिन ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? इस सब में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम प्राथमिक अंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या देखनी है, संरचना देखनी है, किस प्रकार से बनी होती है। तो ये बताओ, ये किस किस को क्लियर हो गया है? उसके बाद हम देखेंगे सहायक अंग। मादा में सहायक अंग सब चीज का काम करेंगे, यहीं पर प्रसव क्रिया होगी, यहीं पर गर्भधारण होगा, यहीं पर निषेचन की क्रिया होगी, ये इस प्रकार से कार्य करेगा। फिर सहायक ग्रंथ जो स्तन ग्रंथि है वो प्रसव क्रिया के बाद एक्टिवेट हो जाती है, और बार्थुलिन ग्रंथि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब यहां पर वो एक्टिवेट होती है, ठीक। बताओ जल्दी, क्लियर? ठीक है, सब कह रहे क्लियर है। अब चलते हम आगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखना है, हमने ये सारे अंग बना करके डायग्राम पढ़ते हैं। चलो, ये वही बात लिख रही है, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक, चलो अभी नहीं, ये बताऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में, ताकि आपको पहले पता चले और उसके बाद आप थ्योरी में जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बनाए फिर डायग्राम, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये होता है गर्भाशय, ठीक है। स्त्री का क्या होता है, ये गर्भाशय। ये गर्भाशय
यूट्रियस। क्लियर? ठीक है। गर्भाशय के नीचे इस प्रकार से कीपनुमा ऐसी संरचना पाई जाती है, ये। ठीक है, इसे आप कहते हो गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, जो कि आगे चल करके प्रसव क्रिया में सहायता करेगी, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, इसके बाद क्या आती है? इसके बाद जो मार्ग आता है उसे कहते हैं हम योनि। ये कौन सा मार्ग होगा? योनि मार्ग होता है, जिसे वजाइना कहते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो, एक और चीज बतानी है मुझे। हमने जैसे कल हमने किसका तात्या का नाम लिया था ना, वैसे इसका नाम रखो फटाफट, फिर मैं इसके अंदर बताती हूँ। पहले थोड़ी सी एक कॉमन टर्म बताऊंगी, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसका नाम रखते हैं महेंद्रिका। ठीक है, ये है महेंद्रिका। अब देखो महेंद्रिका में क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, मनुष्य के शरीर में कैविटीज पाई जाती है, गुहाएं पाई जाती है ना। ऐसे गुहाएं किसे बोलते हैं? खाली स्थान जो रहता है ना, खाली स्थान रहेगा। तो सबसे ऊपर जो गुहा रहती है उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। इतनी बात कल सबको क्लियर थी। दूसरी जो नीचे, यानी जो डायफ्राम से नीचे वाला एरिया रहता है, उसे आप कहते हो उदर गुहा। क्लियर? उदर गुहा। और आप सभी को पता है कि जब मैंने उदर गुहा की बात करी थी तो मैंने कहा था कि जो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उदर गुहा की साइड था। क्लियर? अब अगर मादा की बात करोगे तो यहाँ पर उदर गुहा का ही एक और पार्ट होता है, उदर गुहा का भी एक और पार्ट होता है, जिसे आप कहते हो श्रोणी गुहा। क्या बोलोगे आप इसको? श्रोणी गुहा। क्लियर? बताओ, इतनी बात क्लियर है? इस श्रोणी गुहा में ही जो मादा होगी उसका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो इसकी श्रोणी गुहा है इसमें ही मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। यहां पर इसकी जो ये अंडवाहिनी होगी, ये गर्भाशय है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये योनि छिद्र है। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में। तो ये पाया जाता है आपका श्रोणी गुहा में। बताओ, क्लियर इतनी बात? इसको आप इंग्लिश में बोलते हो पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। बाकी इसका आपको पता है, उदर गुहा को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और वक्ष गुहा को थोरेसिस कैविटी कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक, ये बेसिक था। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे? श्रोणी गुहा में आपका मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। चाहिए महेंद्रिका, आपका काम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका, उसको मैंने यहां पर लार्ज करके आपको दिखा रहा। ठीक है, अब आप इसमें समझोगे। समझ गए सबके सब? बताओ जल्दी। हाँ ठीक, चलिए अब देखो ये क्या है, गर्भाशय है। ये नीचे जो कीपनुमा संरचना है इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो भाग होता है उसको योनि भाग कहते हैं, योनि द्वार कहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए गर्भाशय से एक संरचना निकली होती है, ये इस प्रकार से, जो पहले क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, फिर इसके बाद थोड़ी मोटी हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद वापस से वो संकीर्ण हो जाती है और फिर आगे चल करके वो कीपनुमा संरचना बना देती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना। ध्यान रखना, आपको डायग्राम बनाने भी आनी चाहिए। पहले क्या बोला मैंने, पतली, उसके बाद थोड़ा फुला दो इसको, मोटी, फिर वापस पतली होकर के वो कीपनुमा संरचना बना रही है। ये सबको समझ में आ गया? इसे आप कहते हो अंडवाहिनी। ये क्या होती है, अंडवाहिनी। ठीक है, इसका जो इसकी आपको एनसीईआरटी में मेंशन करके दी गई है, इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? अंडवाहिनी। इतनी बात क्लियर होगी? गर्भाशय आ गया है, अंडवाहिनी आ गई है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर मादा शरीर में यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि कैसी संरचना होती है, ऐसे ओव्यूल शेप में संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं अंडाशय को, ये इस प्रकार से। ये क्या संरचना है, ये है अंडाशय। तो यहां पर लिख दे अंडाशय, ओवरी। इतनी बात क्लियर?
ये क्या है? ओवरी है। अंडवाहिनी को हमने क्या कहा? ओविडक्ट कहा, या आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखो यहां पर क्या हो गया? वो अंडाशय हो गया। ठीक है, अंडाशय क्या होता है? आपके जो ये श्रोणि भित्ति होगी यहां से, ठीक है, इससे ये एक लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये इस प्रकार से लिगामेंट से जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है। लिगामेंट क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। क्लियर इतनी बात? बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई ना? हाँ, सोमपाल, हिंदी के साथ आपको इंग्लिश भी बताई जा रही है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को लिख दो ओविडक्ट, बाकी तो बता दिया। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये बाहर की संरचना, प्राथमिक अंग आपको पता चल गया, अंडाशय आ गया। ठीक है, सहायक अंग में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा अंडवाहिनी, दूसरे में हमने देखा गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, और योनि के यहाँ एक भाग और यहाँ पर लिखेंगे, वो बाह्य जो क्या थी, जनेंद्रिया थी, वो पार्ट होता है। वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। क्लियर? बताइए, जल्दी क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हो गया ना? और जो बीच बीच में जुड़ रहे हैं वो फिर बोल रहे हैं मैम फिर से समझाओ। बस इतना बताया मैंने अभी तक। बताइए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है, इनके पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कौन से भाग है? अंडवाहिनी की बात करते हैं। अंडवाहिनी की भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो सबसे बाहर ये जो मैंने बोला ना, संकीर्ण सा भाग है, ये पतला सा भाग होता है, इसे हम कहते हैं इथेमस। क्या बोलेंगे हमको? इथेमस। क्या बोला था मैंने? इथेमस। ठीक है, ये वाला जो पतला वाला भाग है। क्लियर इतनी बात? दूसरा जो ये वाला भाग होता है ना, थोड़ा सा खुल गया है, इसको आप कहते हो तुम्बिका। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हो एम्पुला। इतनी बात क्लियर? ठीक। इसके बाद जो भाग आता है वो आता है आपका ये जो कीपनुमा संरचना है, इसे आप कीपक बोलते हो, कीपक बोलोगे। ठीक है, और इसमें क्या होती है? झिल्लीनुमा संरचना दिख रही है, ये फिम्बरी कहलाती है, यानी झिल्ली कहलाती है। ठीक है, और यहां पर ये संरचना जो होती है ये आपकी इनफंडीबुलम कहलाती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कीपक। यानी कीपक को हम इंग्लिश में लिख दो इनफंडीब्यूलम। ठीक है, इनफंडीबुलम के नीचे ये झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, इसको आप कहते हो फिम्बरी। बताइए, क्लियर सबको? सबको क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको अंडवाहिनी के कितने भाग बता दिए हैं। इथेमस होता है जो ये पतला सा भाग है, उसके बाद फिर एक भाग खुल गया है, थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो ये तुम्बिका कहलाता है। ठीक है, इसको आप एम्पुला बोलते हो। इसके बाद कौन सा आता है? जो कीपनुमा संरचना है, इसको आप हिंदी में कीपक बोलते हो और इंग्लिश में इनफंडीबुलम कहोगे। ठीक है, इनफंडीबुलम के आगे ये झिल्लीनुमा संरचना होती है, ऐसी या उंगलीनुमा संरचना, इस प्रकार से संरचना होती है जिसे आप फिम्बरी या झिल्ली बोलते हो। क्लियर? अभी इसका वर्क भी बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अंडाशय आपको पता है, अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय के भी दो पार्ट पाए जाते हैं। अभी अंडाशय के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं इसी में समझ लो। ठीक है, अंडाशय के दो पार्ट होते हैं। ये जो पूरा भाग में ऐसे ग्रीन कलर के दिखा रही हूं ना, ये जो पूरा भाग होता है ये कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। क्लियर? स्ट्रोमा पूरा भाग है, ये अंदर का जो पूरा भाग कलर करके दिखाया है वो पूरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा आगे चल करके दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा होता है? मेडुला। ठीक है, मेडुला क्या है? ये बीच की संरचना है, ये पूरा स्ट्रोमा था। ठीक है, स्ट्रोमा दो भागों में विभाजित होगा, तो यहां पर क्या है? ये जो रेड वाला भाग है इसको कहते हैं मेडुला। ठीक, एक ये भाग हो गया। दूसरा जो ये बचा हुआ भाग है, बाहर का जो भाग होता है, इसे आप कहते हो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ठीक है, बताओ क्लियर इतनी बात? यहां पर मैंने कहा अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा दो भागों में विभाजित होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स में। मेडुला के अंदर क्या होती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्लियर इतनी बात?
अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अंडपुटिकाएं पाई जाती है और इस अंडपुटिका के अंदर ही आपका जो अंडाणु होगा उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन अंडपुटिका के अंदर ही क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अंडाणु का निर्माण। बताओ क्लियर इतनी बात? फिर से समझाऊंगी, क्लियर? बताओ। ठीक, अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, एकदम सिंपल सिंपल आपको, ताकि आपके दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ जाए वैसे बताया है ना। क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पर इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर क्या है, जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर जो आपके अंडपुटिकाएं पाई जाती है उसमें अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, ये अंडाणु क्या होगा, अब ये बात याद रखना कि दोनों ही अंडाशय में हर मंथ क्या होते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है और हर मंथ क्या होगा, एक एक अंडाणु यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आता ही आता है। एक महीने इससे आ जाएगा और अगले महीने इससे आ जाएगा। फिर ये प्रकृति का ये रूल ही बना रखा, हर महीने क्या होगा, एक एक अंडाणु अलग अलग अंडाशय से आते हैं। क्लियर इतनी बात? अब हमने ये पढ़ा। ठीक है, अंडाणु यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, जब वो रिलीज होगा तो ये फिम्बरी बताइए, झिल्ली, इसका काम क्या है, अंडाणु को पकड़ने का, है ना, इसलिए उसकी संरचना क्या है, झिल्ली नुमा। तो वो ऐसे करके पकड़ेगी उन्हें, ऐसे ऐसे हिलती रहती है वो बस। ठीक है, जब अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही होगी तो वो क्या कर रही है, हिल रही है, ताकि उसके हाथों में क्या आ जाए, वो अंडाणु आ जाए। जैसे उसने अंडाणु को पकड़ा, उसने वो क्या करेगी, अब देखो आपको एक और बात बता दूं, मैंने क्या कहा था, जो अंडाणु है वो अचल संरचना है, अचल है। अब आप सोचोगे कि क्या पता वो पैरों से चल चल करके जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब होगी यानी कि अंडवाहिनी होती है, इसके अंदर सीलिया पाई जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जो कि ऐसे मूवमेंट करती है ये। ठीक है, ताकि क्या हो, जब ये कलर दूसरा लेती हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है, ये इसे आप कहते हो सीलिया पाई जाता है। ठीक है, सीलिया पाए जाते, तो सीलिया क्या काम करेंगे, जैसे कि अंडाणु फिम्बरी के द्वारा यानी झिल्ली के द्वारा पकड़े गए। अब अंडाणु तो अचल है, चल तो सकते नहीं है, तो फिर ऐसे तो नहीं है ना कि पैरों से चल चल के जाएंगे, नहीं, वो क्या होंगे, ये जो झिल्ली होगी ना फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो क्या कर रही होगी, वो इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है। अगर वो ऐसे मूवमेंट कर रही है तो अंडा आएगा तो वो उसको ऐसे करके ले जा रही है ना आगे आगे, तो वो गति कैसी होगी, यहाँ पर जो अंडाणु होगा वो उन झिल्लियों के द्वारा ऐसे ऐसे करके ले जाते वो कहाँ पहुंचेगा, आपका एम्पुला के अंदर पहुंचेगा। क्लियर इतनी बात? सबको क्लियर हो रही है? कहाँ पहुंच गया वो, एम्पुला के अंदर पहुंच गया। क्लियर? अब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके पश्चात अगर शुक्राणु यहाँ पर आ गया, एम्पुलम तक पहुंच गया, क्लियर, अगर वो शुक्राणु पहुंच गया तो तब तो यहाँ एम्पुला में क्या हो जाएगी, निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आपका आंसर ये होगा, मादा शरीर के अंदर, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला यानी कि तुम्बिका में निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर? और अगर यहाँ पर शुक्राणु नहीं आया तो ये अंडाणु यहीं पर नष्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? बताओ सबको क्लियर हुई? अगर क्वेश्चन आ गया कि कहां पर हो रही है क्रिया तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक, चलिए बाकी यहाँ पर आगे आगे चल करके वो जब हम भ्रूण निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे ना, तो ये विदलन वगैरह आगे आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि हमने स्त्री जनन तंत्र की बात करनी है। बताओ क्लियर ना सबको? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं गर्भाशय की साइड। गर्भाशय, क्योंकि हमने अंडाशय के पार्ट देख लिए, हमने अंडवाहिनी के पार्ट देख लिए, अब हम गर्भाशय के पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कलर चूज करते हैं। गर्भाशय की जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ये इस प्रकार से बाहरी त्वचा होगी, इसे आप कहते हो परिगर्भाशय। क्या बोलोगे आप इसको? इसे कहते हैं परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, ठीक है, हम इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमेट्रियम। क्लियर? पेरीमेट्रियम, इतनी बात क्लियर? ठीक है, तीन परतें सबसे
सबसे पहले याद रखनी है गर्भाशय की 3 परतें पाई जाती। कौन कौन सी? एक परिगर्भाशय होता है, उसके बाद उसके अंदर एक और परत होती है जिसे आप कहते हो मायोमेट्रियम। तो इसको मैं अलग कलर से बनाती हूं, ठीक है। इसके अंदर एक और परत है, इसको आप कहते हो गर्भाशय पेशीय स्तर। क्या बोलोगे आप इसको? गर्भाशय पेशीय स्तर। और इंग्लिश में क्या बोलोगे आप इसको? मायोमेट्रियम। क्लियर? ठीक, सबको क्लियर है। इसके बाद एक और परत है, 3 परत है, इसमें से एक और परत कौन सी परत होगी? सबसे अंतः परत होती है, गर्भाशय अंतः स्तर आप इसे बोलते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। बहुत बड़ा रोल होता है इसका, आगे चल करके आप देखोगे अंतः परत का। आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे बहुत बड़ा रोल होगा इस गर्भाशय अंतः परत का, ठीक है। अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि आवर्त चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो संरचना होती है इसे आप क्या कहते हो? गर्भाशय अंतः स्तर। इतनी बात क्लियर? और इसको आप कहोगे, ठीक है, पहले इसको देख लो। तो गर्भाशय अंतः स्तर के बारे में इतना बताओ, किस किस को तीनों गर्भाशय के बारे में पता चल गया? बताओ जल्दी। क्लियर? बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक है ना। तो इसको लिख लो एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडो यानी कि अंतः है ना, तो अंतः यानी कि एंडोमेट्रियम। क्लियर सबको? ठीक, सबको क्लियर अभी तक? तो मैंने यहां पर आपको देखो क्या क्या पार्ट बताए, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। यही भाग है पूरे के पूरे किसका? मादा जनन तंत्र का। अब लग रहा है साफ पता चल रहा है ना आपको कितना इजी था? कुछ नहीं था, आपको प्राथमिक अंग याद रखना है। प्राथमिक अंग हमने देखा कि क्या है? अंडाशय है। अंडाशय क्या है? अंडाशय की जो आंतरिक संरचना होती है वो उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा 2 भागों में विभाजित होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स में। मेडुला क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनियां वगैरह पाई जाती है। कॉर्टेक्स में कुछ अंडपुटिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम कहां गए? अंडवाहिनी की साइड गए। अंडवाहिनी के पहले तो आप भाग लिख दो कि इसमें कितने कितने भाग है। ये जो पतला सा भाग है, ठीक है, यहां पर हम इसको इथेमस कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है थोड़ा खुला भाग है, उसको हम तुम्बिका कहते हैं। और ये कीपनुमा जो संरचना है इसको कीपक यानी कि इनफंडिबुलम कहेंगे। और ये झिल्ली, जो ये झिल्ली पकड़ने का काम करेगी, ये क्या कहलाती है? फिम्बरी कहलाती है। क्लियर? ठीक। यहाँ पर अंडाशय लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, ऐसे लटका रहता है तो गिर नहीं जाएगा नीचे, तो वो लिगामेंट के सारे चिपका रहेगा वो उससे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम आए गर्भाशय में। गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है, परिगर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय पेशीय स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर से मिलकर बना होता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। इनका रोल भी मैं बताऊंगी। जो ये गर्भाशय होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएगा, उसको जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो गर्भाशय, ग्रीवा और योनि होगी, जब प्रसव की क्रिया होगी उस टाइम पर ये क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या क्या काम करेंगे, किस प्रकार से ये संकुचन की क्रिया करेंगे। क्लियर सबको? ठीक। और आप इनको शॉर्टकट करके याद कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे मैडम ने तो यहां से पढ़ाना स्टार्ट करा तो ये होगा, है ना, आप बोलोगे इनफंडिबुलम होगा, लेकिन याद रखना है आपको यहां से जाना है। तो यहाँ पर इथेमस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करेगा, जब यहाँ पर अगर अंडाणु यहाँ पर युग्मनज बन गया तो फिर वो आगे चल करके उसमें बहुत सारा विभाजन होगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, इस नलिका से, इथेमस से होते हुए वो गर्भाशय में आएगा। ठीक। अभी यहाँ पर जब आप ये क्रिया पढ़ोगे ना कि यहाँ पर अंडाणु क्या होगा, यहाँ त्याग दिया जाएगा। अंडाणु यहाँ अंडवाहिनी में जब त्याग दिया जाता है या फिमरी के द्वारा पकड़ दिया जाता है तो इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग क्रिया कहते हैं। क्लियर?
फिर आप यहाँ पर अंतःरोपण की क्रिया पढ़ोगे। अगर निषेचन हो गया, उसके पश्चात यहाँ पर बहुत सारा विभाजन कर करके भ्रूण बन रहा है, तो वो क्या चिपकेगा, वो कहाँ चिपक जाता है, इस अंतः गर्भाशय से चिपक जाएगा। तो फिर हम उसको अंतःरोपण की क्रिया में पढ़ेंगे। क्लियर सबको? हाँ, समझ गए ना? नर जनन तंत्र कल के टॉपिक में पढ़ लिया हमने। अब देखो, अब हम एनसीईआरटी की थ्योरी में चलेंगे, ठीक है? और आप देखोगे कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपके नीट वगैरह एग्जाम के लिए ना, उसमें याद रखना, जैसे आपको ये पूछ लिया कि अंडवाहिनी का ये साइज कितना होता है, लेंथ कितनी है, उसी प्रकार आपको कभी कभी अंडाशय का पूछा जाएगा। तो अंडाशय का हमेशा याद रखोगे आप, अंडाशय की जो लंबाई होती है, ठीक है, यहां पर लिख देती हूं, अंडाशय की लंबाई ये होती है आपकी 2 से 4 मीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक, समझ गए सबके सब? ठीक। अच्छा, कल की परसों की क्लास में मैंने आपको क्या नहीं बताया था, एक और बात बतानी थी, कहां पे लिखूं? हाँ, यहीं पे बता देती हूँ। टेस्टिस पढ़ा था, जो प्राथमिक अंग था उसके बारे में, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई भी आपको आनी चाहिए। अगर लंबाई की बात करते हैं टेस्टिस की, यहां पर लिखूंगी, कहीं आप वही लिख करके आ रहे हो, डब्बा बना के लिखती हूं, ठीक है? यहां पर किसकी बात हो रही है? वृषण की बात हो रही है। ये थोड़ा छूट गया था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो एक बार देख लो। ठीक, टेस्टिस थी, दोनों 2 टेस्टिस थे, एक जोड़ा टेस्टिस थी। अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो लंबाई तो ये होगी, है ना, और चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई ये होगी। तो चौड़ाई हमेशा याद रखोगे, वृषण की जो चौड़ाई होती है, बहुत इजी है, आपको लिखना है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर वृषण की चौड़ाई होती है, और लंबाई क्या करोगे, 3 से आगे बढ़ जाओ, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर वृषण की लंबाई होती है। क्लियर इतनी बात? और यहाँ पर सिर्फ अंडाशय में आपको क्या याद रखना है, 2 से 4 मीटर। क्लियर? बताओ, सबको क्लियर है ना? चलिए आगे। अब मैंने क्या कहा, हम अब थ्योरी पार्ट पढ़ते और फिर आपको क्लियर हो जाएगा सारी बातें, ठीक है? देखो, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय पाए जाता है। दोनों गोल गोल दिख रही थी संरचना अंडाशय की, तो एक जोड़ा होता है। कहीं पर भी पूछा जाएगा, कभी कभी नंबर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो लिख दो यहां पर, अंडाशय की संख्या कितनी है, 2 संख्या में है, यानी कि एक जोड़ा, ठीक है? अंडवाहिनी की संरचना पूछेंगे, अंडवाहिनी की संख्या पूछेंगे, तो कितनी अंडवाहिनी देखी आपने, 2 देखी, तो यहां पर भी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर? गर्भाशय देखा अगर आपने, तो गर्भाशय कितने गर्भाशय देखे बताओ जरा। एक था ना बीच में संरचना थी, गर्भाशय के अंदर जो पार्ट थे वो 3 थे, लेकिन गर्भाशय 1 होता है संख्या में, तो पूछ लिया जाता है ये सब चीजें भी, ठीक है? तो याद रखनी है, कभी कभी आपके नंबर ही कट जाते हैं। ठीक, चलो ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, ठीक है, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक क्या पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है। तो हम इसको सिंप्लेक्स भी बोलते हैं, गर्भाशय को सिंप्लेक्स भी बोला जाता है। एक जोड़ी सिंप्लेक्स गर्भाशय पाया जाता है मादा शरीर के अंदर, या आप बोल सकते हो मादा शरीर के अंदर सिंप्लेक्स गर्भाशय पाया जाता है। क्लियर? ठीक। एक गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा थी वो पतली कीपनुमा संरचना, ठीक है, जिसको हमने सर्विक्स कहा था, तथा एक योनि और बाह्य जनेंद्रिया पाई जाती है। बाह्य जनेंद्रिया बाहर की जो आकृति होती है। आप सभी को ये चीजें बता दूं कि जितनी भी आपने अभी तक संरचना देखी, अगर आप ऐसे ही देख रहे हो ना, सिर्फ अपनी आंखों से देखोगे तो आपको ये संरचनाएं नहीं दिखेगी, है ना, क्योंकि ये सब तो कहाँ है, पेल्विक कैविटी के अंदर है, श्रोणी गुहा के अंदर है। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो वो दिखेगी नहीं, लेकिन जो बाह्य जनेंद्रिया होती है वो दिखती है। तो इसकी संरचना भी आपको डिटेल में दे रखी है। क्लियर? ठीक है, शामिल होते हैं जो श्रोणी क्षेत्र में होते हैं। तो ये श्रोणी क्षेत्र बता दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है, वो पेल्विक कैविटी है। ठीक है, जनन तंत्र की ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, क्योंकि ये अभी क्या बता रहा है आपको, प्राथमिक अंग के बारे में बता रहा है, सहायक अंग के बारे में बता रहा है और सहायक ग्रंथि के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर? जिसके फलस्वरूप अब देखो ये सारी जो क्रियाएं, जितने भी अंग पाए जा रहे हैं, इन सबके परिणाम स्वरूप ही क्या पाया जाएगा, यहाँ पर
अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, ठीक है, निषेचन की क्रिया होगी, इन सब में संगर्भता इन अंगों में होगा, ठीक है, शिशु जन्म और शिशु की देखभाल सब क्या होगी, इन अंगों के अंदर होती है, जो सहायक अंग होंगे। क्लियर इतनी बात? जो भी नए नए बच्चे जुड़ते हो ना तो बता दिया करो भाई पुराने बच्चों। आगे चले, ठीक है, ये डायग्राम आप आंख बंद करके बना सकते हो, मुझे उम्मीद है आप सभी से। ये देखो पेज में जो लगे मैंने ज्यादा पेज। अब सबसे पहले अंडाशय की बात करते हैं। अब देखो आपने पेपर में भी ऐसे लिखना है, हेडिंग बना के लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्राथमिक अंग लिखा, उसके बाद आपने अंडाशय को डिटेल करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु का और क्या होता है, एक तो वो निर्माण करेगा और उसमें कोई बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्लियर? उदर के नीचे भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। तो आपने ये संरचना देखी ना, इस प्रकार से दो अंडाशय पाए जा रहे थे। देखो प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और यह क्या होता है, श्रोणीय भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु यानी कि लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। इतनी बात मैंने बता दी, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला यानी कि एपिथेलियम, अच्छा एपिथेलियम क्या था, जो अंडाशय की बाह्य परत होती है, ठीक है, अंडाशय की बाह्य परत क्या है, एपिथेलियम होती है, जेनाइटल एपिथेलियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या होती है, बाह्य परत को हम एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। अब मैंने बताया कि इसके अंदर का पार्ट क्या है, ये क्या कहलाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। क्लियर? यह पीठिका दो क्षेत्रों यानी कि परिधीय वलकुट यानी हमें जिसको क्या कहा था, कॉर्टेक्स कहा था, है ना, कॉर्टेक्स, और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला से विभक्त होता है। तो यहाँ पर दो भाग कौन कौन से हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला, और कौन हो रहा था विभक्त, स्ट्रोमा। बताओ क्लियर इतनी बात, सबको क्लियर? चलिए आगे चले। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब क्या आई, अंडवाहिनी आई। अब अंडवाहिनी को देखो कैसे एक्सप्लेन करोगे, हेडिंग बना के करना है। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलाकर के स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। आप सभी को पता है कि यहां से सारे सहायक अंग स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्रत्येक डिंबवाहिनी लगभग, इसकी देखो लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधीय से लेकर के गर्भाशय तक जाती है। वो आपने संरचना देखी ना इस प्रकार से, ये कीपनुमा संरचना, और ये इस प्रकार से जा रही है ना, और इस साइड से भी सेम। ये क्या है, अंडवाहिनी। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे आप क्या कहते हो, कीपक यानी कि इनफंडिबुलम कहते हो। ये कीपनुमा संरचना को आप क्या कहोगे, इनफंडिबुलम, ठीक है। इस कीप के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे आप झिल्री या फिर फिब्री कहते हो। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो अंडोत्सर्ग के दौरान मैंने क्या बताया, जब जो अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है, उस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। के दौरान अंडा से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहण करने से ये झालर सहायक होते हैं। तो मैंने कहा ना, ये झालर क्या करेंगे, यूं इस प्रकार का मूवमेंट कर रहे ताकि अंडाणु को पकड़ ले, अंडोत्सर्ग की क्रिया में सहायता कर रहे। क्लियर? ठीक। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि वो चौड़ा भाग होता है, तो थोड़ा उसको मैंने खुला करके बना रखा है ना, खुला करके बना था। अंडवाहिनी का अंतिम भाग सक्रीण पथ, देखो कैसा बनाया था, ये कीपनुमा संरचना थी। उसके बाद हमने कहा हम चले, उसके बाद मैंने क्या कहा, एम्पुला को इस प्रकार बनाओ, और वापस क्या हो गया, संकीर्ण पथ हो गया, वापस पतला हो गया। तो हमने उसे क्या कहा था, इस्थेमस कहा था, है ना। में एक संकीर्ण अवकाशिका ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन एक क्या होगा, जैसे कि ये कीपनुमा संरचना, इसका एक खाली भाग को हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा भाग कहाँ आ गए, अंडवाहिनी हो गई। अब हम गर्भाशय में आ गए। तो गर्भाशय को कैसे लिखोगे, ये
गर्भाशय केवल एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे बच्चादानी या बुंभ भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर गर्भाशय में जब भ्रूण परिवर्धन होना होगा, भ्रूण का विकास होना होगा, तो बच्चा वहां पर रहता है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। क्लियर? तो इसलिए हम उसको बच्चादानी या बुंभ भी कहते हैं। क्लियर? गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपाती के आकार की जैसा होता है। नाशपाती तो सबने खाई होगी, तो ये इस प्रकार से क्या है, ये नाशपाती है, उल्टी नाशपाती। इस प्रकार से आपने गर्भाशय की संरचना देखी ना, तो इस प्रकार से थी। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है, और ये भी किसके द्वारा जुड़ा है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। आप सभी को पता है वो नीचे चल करके कहाँ खुल रहा था, एक तो गर्भाशय ग्रीवा आई, उसके बाद कहाँ आ रहा था, योनि द्वार आ रहा था। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। देखो, यानी कि यहाँ पर क्या थी, गर्भाशय ग्रीवा थी, और नीचे क्या है, योनि मार्ग है। तो इस पूरे स्पेस को आप क्या कहते हो, सर्वाइकल कैनाल कहते हो, यानी कि ये क्या कहलाता है, ग्रीवा नाल कहता है, ग्रीवा नाल कहलाता है। जब प्रसव की क्रिया होती है तो बच्चा यहीं से होते हुए नीचे जाता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीवा नाल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो योनि के साथ मिलकर के जन्म नाल, ठीक है, यानी कि बर्थ कैनाल की रचना करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतक की 3 परत वाली होती है। सबसे बाहरी भित्ति को बताया मैंने, झिल्ली में स्तर की बनी होती है, जिसे हम परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक, उसके बाद मोटी, बीच में जो मध्य की मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय स्तर का यानी कि मायोमेट्रियम कहते हैं, और आंतरिक जो होता है उसको हम गर्भाशय अंतः यानी कि एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? अब लग रहा होगा ना कि आपको कितने इजी वे में आपने सब कुछ समझ लिया। अब थ्योरी मुझे आपको देना इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके एक भी नंबर ना कटे। तो ये देखो, अब ये डायग्राम तो आप आंख बंद करके बना लोगे। कितने बच्चे बना दोगे, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं हम किसमें, थोड़ा सा टाइम देख ले। ठीक है, चलो थोड़ा है टाइम, कर लेते हैं। बताओ जल्दी, क्लियर हो गया सबको? बर्थ कैनाल बन जाती है नीचे ना, वहां से क्या होगा, प्रसव क्रिया में सहायता करती है। क्लियर? ठीक है, अब आप चलते हैं। हमने बाह्य जनेंद्रिय भी पढ़ी थी, जो कि क्या थी, सहायक अंग के अंदर थी। सबको क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये ऐसा भाग होगा, समझाती हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप इसको बाहर से देख रहे हो, बाहरी भाग होता है, जैसे मूत्राशय मार्ग होगा ना, उस साइड से अगर आप देखते हो तो श्रोणि एरिया को नहीं देख पाओगे, आप अंदर नहीं देख पाओगे, गुहा से अंदर नहीं देख पाओगे। लेकिन ये जो बाह्य ज्ञानेंद्रिय जनेंद्रिया होती है, इसको आप बाहर से देख सकते हो। क्लियर? कैसी संरचना होती है बताती हूँ। पहले तो ये भाग होते हैं, ठीक है। इसके सबसे पहला भाग होता है जघन सेल, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं इसको। तो इसको पहले हम बना देते हैं किस प्रकार से ये संरचना होती है, ठीक है। चलो ये ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना होगी। अब देखो सबसे बाहर का जो मैंने भाग बताया, क्या बताया मैंने भाग, जघन सेल जो होता है ना, जो क्या है जघन सेल है। इस प्रकार से ये क्या होता है, वश्य ऊतक से बना होता है और ये क्या होती है, मोटी त्वचा होती है, ठीक है। क्या होती है, मोटी त्वचा होती है, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, यानी कि हेयर्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, इसमें हेयर्स पाए जाते हैं। क्लियर, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आता है बृहद भंगोस। बृहद जो भंगोस होता है, जिसे आप लेबिया मेजोरा कहते हो, लेबिया मेजोरा कहते हो, इसकी परत पाई जाती है किसके अंदर, जैसे जघन, जो जघन सेल है उसके अंदर पाई जाती है। जघन सेल कैसी, एक बहुत मोटी त्वचा होती है, वश्य ऊतक से मिलकर बनी होती है। क्लियर। फिर उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको आप कहते हो लेबिया मेजोरा, जो कि कैसी है, वो भी एक त्वचानुमा संरचना ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो इससे थोड़ी पतली होगी। तो वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये भी वह क्षेत्र होगा जहां पर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक। तो यहां पर ये भी क्या होंगे, इसमें भी हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये है ये, ठीक, इतनी बात समझ गए। इसके बाद आता है आपका लेबिया माइनोरा।
लेबिया माइनोरा को आप क्या बोलते हो हिंदी में? लघु भंगोस बोलते हो। ये एक सॉफ्ट त्वचा से क्या होगी? संरचना होती है, बहुत सॉफ्ट सी संरचना होती है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के हेयर्स नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से संरचना बनाती हूं कि यहाँ पर क्या होगी? एक सॉफ्ट सी परत होती है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के हेयर्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया? पहली संरचना क्या बताई मैंने? ये सबसे पहले आपका क्या पाया जा रहा है? जघन सेल, जिसे हमने क्या कहा? मॉन्स प्यूबिस कहा। क्लियर? उसके बाद फिर से इनमें भी क्या पाए जाएंगे? हेयर्स पाए जाएंगे। कैसी संरचना है? वसिया ऊतक से बहुत मोटी परत होती है। उसके बाद कौन सी संरचना आती है? वृहद भंगोस यानी कि लेबिया मेजोरा बोलोगी, ठीक है। चलो, ये भी कैसी है? इसमें भी आपको दिखेंगे हेयर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो संरचना होती है बहुत सॉफ्ट सी संरचना, तो लिख ही दो कि ये क्या होती है? बहुत सॉफ्ट सी संरचना, और इसमें किसी भी प्रकार के हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। इसे आप कहते हो लेबिया माइनोरा, ठीक है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद देखो यहां पर, अब आपको देखना है कि यहां क्या होती है? दो छिद्र पाए जाते हैं। एक यहां छिद्र है और एक क्या है? यहां छिद्र है। आप सभी को पता है कि यहां जो मादा संरचना होगी उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, और ये जो भाग होता है ये कौन सा होगा? योनि छिद्र वाला, ठीक है। ये कौन सा भाग है? वजाइना वाला भाग है। इतनी बात क्लियर? तो अब आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि यहां पर महिला के शरीर के अंदर, ठीक, मूत्र मार्ग अलग है, ठीक, और यहां पर योनि मार्ग अलग है। योनि मार्ग के द्वारा जब प्रसव क्रिया होगी तो यहां से बच्चा निकलता है बाहर, ठीक है, और मूत्रा से तो मूत्र निकलेगा बाहर। क्लियर? और नीचे क्या होता है? गुदा द्वार होता है, मल त्याग होता है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब आपको मैं अगर पूछूं तो हमने जब मनुष्य यानी कि नर की संरचना देखी थी तो आप सभी को पता है कि नर में कैसी संरचना थी? वहां पर मूत्र मार्ग भी वही था, और जहां से शुक्राणु निष्कासित हो रहे थे यानी कि शुक्राणु उत्सर्जित हो रहे थे पेनिस के थ्रू हो रहे थे। तो नर में क्या था? पेनिस था, है ना, पेनिस की संरचना थी। तो यहाँ पर कोई अलग संरचना नहीं थी, यहाँ पर कोई अलग छिद्र नहीं पाया जा रहा था। इसी मार्ग से मूत्र भी आएगा और इसी मार्ग से क्या होगा? जो शुक्राणु होगा इसका त्याग भी किया जाता है। क्लियर इतनी बात? और यहाँ पर मादा में क्या होंगे? तीन छिद्र पाए जा रहे। कौन कौन से? एक मूत्र मार्ग है जहां से मूत्र आएगा, एक योनि मार्ग है, प्रसव की क्रिया यहां से होगी, और साथ ही साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ोगे वो भी कहां से होगा? इसी योनि मार्ग से होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या देखा था आपने? योनि मार्ग से ऊपर गर्भाशय जुड़ा होता है ना, और अभी मैंने आपको बताया था जो गर्भाशय का अंतर स्तर होगा वो आगे चल करके मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखोगे किस प्रकार से उसका रोल होगा, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट करता है। इतनी बात क्लियर? और मल द्वार के द्वारा यानी कि जो तीसरा छिद्र होगा इससे क्या होगा? जो मल होगा वो बाहर त्याग दिया जाता है। बताओ क्लियर इतनी बात? सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो जो योनि मार्ग होगा इसमें क्या होती है? एक हाइमन नाम की परत होती है, बहुत पतली सी परत होती है, बहुत पतली परत होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर टूट जाती है। और कभी कभी क्योंकि आजकल क्या है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हार्डवर्क है ना, बहुत क्या करते हैं, जो महिलाएं होंगी वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, तो ये हाइमन की परत टूट जाती है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर भाई ये हाइमन की परत जिसकी नहीं है या टूट चुकी है शादी से पहले, तो वो लड़की अच्छी नहीं है, वो चरित्रहीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब आपको पढ़ाई इसलिए ही कराई जा रही है क्योंकि आपको क्या हो, इन सब के बारे में नॉलेज पता हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? एक भ्रम है, क्योंकि हाइमन की परत इतनी पतली होती है। आप थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, साइकिलिंग करोगे, जो अगर आप घुड़सवारी करते हो या आप कहाँ जैसे बच्चे आजकल खेल रहे स्पोर्ट्स वगैरह में जो गर्ल्स रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी हाइमन परत इतनी पतली रहती है कि वो टूटी जाती है। इतनी बात क्लियर? और बहुतों की ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, उस टाइम पर भी वो परत नहीं टूटती है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, बताओ इतनी बात पता है ना?
और जो आपका क्लाइटोरस होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से, ये मोटी सी त्वचा जैसी संरचना है ना, इसको आप क्लाइटोरस कहते हो। बताइए किस किस को क्लियर हो गई ये बात, जल्दी बताओ। ये डायग्राम क्लियर, डायग्राम कैसे बनेगा, क्लियर है? ठीक, आगे चले, चलो ठीक है। अब इसकी थ्योरी देखो, ये इस प्रकार से संरचना है। मैंने कहा कि आप क्या करोगे, बाह्य जो जनेंद्रिय होगी इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो श्रोणि स्तर वाला क्षेत्र, श्रोणि गुहा है, आप ना ही अंडाशय को देख सकते हो ना ही गर्भाशय को देख सकते हो, लेकिन बाहर के पार्ट को देख सकते हो। क्लियर? आगे चले, अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते, ठीक है। अब आपको और इजी लगेगा। देखो, जघन सेल, ठीक है, वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, यानी कि बहुत मोटी त्वचा होती है, जघन बालों से ढकी रहती है, उसमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। और हेयर्स क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम ही करते हैं। हेयर्स जो पाए जाते हैं वो प्रोटेक्शन का काम ही करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। क्लियर? ठीक है। बृहदभंगोस ऊतक का मांसल वर्णन फोल्ड होता है जो जघन सेल से नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार को घेरे रहता है। तो ये सब क्या है, जैसे कि आप क्या देखोगे, डोर, यानी कि एक डोर है, फिर उसके पहले तो जघन सेल का डोर है, फिर उसके अंदर माइनर का है ना, फिर मेजोरा, पहले मेजोरा है फिर माइनर है, यानी कि ऐसे कपाट की तरह ऐसे होंगे, वो एक के बाद एक है वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सुरक्षा का काम करते हैं। क्लियर इतनी बात? इस प्रकार से संरचना होती है। देखो, लघु भंजोक ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और बृहद भंगोस के नीचे स्थित होता है, ठीक है। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली, जिसे कि योनिक करो या अवकाशिका कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। तो वही है कि एक के बाद एक ढक रहे हैं वो। क्लियर? किसको ढकेंगे, वो जो योनि द्वार है और कौन सा द्वार है, मूत्र मार्ग है, उनको ढकने का काम कर रहे हैं। क्लियर? ठीक। भग से एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है। भग से क्या होता है, एक छोटी सी एक परत सी संरचना होती है, फोल्डिंग सा होता है वो, ठीक है। तो वो उनको ढकने का काम कर रहा है। जो मूत्र मार्ग के ऊपर, अभी मैंने मूत्र मार्ग बनाया था, उसके ऊपर एक बृहद भंगोस के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होता है और योनिच प्राय पहले मैथुन संगोफ, अच्छा ये क्या है, हाइमन की बात कर रहे हैं कि वो क्या हो जाता है, प्रथम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस टाइम पे टूट जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपकी पढ़ाई तभी सफल होती है जब आप चीजों को समझो। अगर आप सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हो या पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर वो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन जब आपको पता है, बहुत सारी ऐसी लोगों को जागरूक करने वाली चीजें होती है, क्योंकि पुराने टाइम के लोग सोचते हैं ऐसा गलत गलत, ठीक है, लेकिन उनको जागरूक करने का काम है आपका। क्लियर? तो ये देखो, हालांकि यह, अभी हाइमन की बात हो रही है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट जाता है, लेकिन पुराने जमाने की ये सोच है कि जिसके हाइमन फट गई तो वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई का इसलिए बहुत महत्व होता है। देखो, इसके अलावा जो यूनि टॉम्प्लैंड को, यानी कि अगर वो घुड़सवारी कर रही है या फिर वो कहीं साइकिलिंग चला रही है, खेल कूद कर रही है, किसी भी ऐसी सक्रिय भागीदारी निभा रही है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, तो वो परत टूट जाती है। कुछ और औरतों का, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया कि कभी कभी पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी ये नहीं टूटता है। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए यूनिक छत, यानी कि ना होने की बात को किसी स्त्री के कोमाग्ध, यानी कि वर्जिनिटी, ठीक है, कि उसने सेक्स किया है या नहीं किया है, उस पर उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो इस तरीके से है वो लड़की, ठीक है। बताओ, क्लियर होगी ये बातें? क्लियर?